हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही अच्छी रीडिंग। अगर आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिकली ग्रो करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हैं, या अपने करियर में या स्टडीज़ में ग्रोथ चाहते हैं, हर ज़िंदगी में कहीं भी अगर आपको ग्रोथ की ज़रूरत है तो आपके माइंड को क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज़ द वाई आई एम हियर, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ मी बीइंग हियर। मेरा इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है। हर एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए, वेदर ही और शी इज़ अ मेल और अ फीमेल और अ स्टूडेंट और मैरिड और अनमैरिड। तो ये रीडिंग सभी लोगों के लिए, ऑल साइंस के लिए होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है। मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है। ऑब्वियसली यहाँ पर रीडिंग देखने वाले हज़ारों लोग हैं और सबकी लाइफ का उद्देश्य तो एक जैसा नहीं हो सकता, और किसी जनरल रीडिंग के अंदर ये पता लगाना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है कि उनका लाइफ का पर्पस क्या है। बट हम एक जनरल रीडिंग के ज़रिए ये क्लैरिटी तो गेन कर ही सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ का पर्पस कैसे जानना चाहिए या कैसे जान सकते हैं, व्हाट इज़ द मेथड। तो यहाँ पर मैं टैरो से क्वेश्चन करूँगी कि हमारी लाइफ का पर्पस हम कैसे जानें, कैसे हम उस मकसद तक पहुँचें। और अगर आप इंडिविजुअली अपनी अपनी लाइफ के मकसद के बारे में जानना चाहते हैं तब तो आपको एक पर्सनल रीडिंग के थ्रू ही पता चल सकता है। तो इस रीडिंग को पूरा देखिए। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे भी जानना है मेरी लाइफ का मकसद क्या है, यू कैन ऑलवेज कम टू मी, आई कैन हेल्प यू विद द टैरो रीडिंग्स। सो लाइफ का पर्पस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जापानीज टर्म है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, इकिगाई के बारे में आपने बहुत लोगों ने सुना होगा। इकिगाई पर वीडियोस बनते हैं, ऑडियो बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाके सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ इकिगाई। तो लाइफ के पर्पस को अगर एक शब्द में समझाएं तो दैट इज़ इकिगाई। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे टैरो से कि व्हाट इज योर इकिगाई, हाउ टू फाइंड इकिगाई। किसी भी व्यक्ति को अपनी इकिगाई कैसे जाननी चाहिए। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कैंडल कलेक्शन मेरे पास में आया है। तो ये सभी एरोमेटिक कैंडल्स हैं, एरोमा कैंडल्स हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर मोल्ड्स में मैंने इनको प्रिपेयर करवाया है। बहुत ही सुंदर कलर्स में, बहुत सुंदर एरोमाज में, और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग के साथ में ये एरोमा कैंडल्स अब मेरे पास में अवेलेबल है। मैनिफेस्टेशन कैंडल्स हैं ये सारी। मतलब जब आप इनको हमसे परचेस करते हैं तो हम आपको कैंडल वर्क यानी कैंडल स्पेल वर्क करने की आपको पूरी गाइडेंस देते हैं। अगर आप किसी तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन एरोमा कैंडल्स के साथ में कैसे स्पेल वर्क किया जाता है और कैसे आपको अपनी मनचाही चीज़ कैंडल स्पेल वर्क से मिल सकती है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। और आप आपके लिए कैंडल का सुझाव भी देंगे और आपको स्पेल वर्क करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो अपनी लाइफ के पर्पस को जानना चाहते हैं और अपनी ड्रीम लाइफ को आप जीना चाहते हैं तो कैंडल स्पेल वर्क में आप मुझसे मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर। और कैंडल स्पेल वर्क के लिए आपको किस चीज़ के लिए स्पेल वर्क चाहिए वो हमें बताइए, और हम अकॉर्डिंगली आपको कैंडल और स्पेल सजेस्ट करेंगे और उस स्पेल को करने का आपको मेथड भी सिखाया जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले ऑब्वियसली हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं क्या है, उससे पहले ये कि वो चीज़ होता क्या है। व्हाट इज़ इकिगाई, व्हाट इज़ लाइफ पर्पस। बहुत सारे लोगों को पता होगा बट बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है टैरो से, व्हाट इज़ इकिगाई एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम इकिगाई के बारे में बात ही क्यों करें जब सारी दुनिया जो कर रही है वही हम क्यों ना करते रहें। जो हमारे मदर फादर ने कह दिया कि हमें साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, कि आर्ट्स लेना है, कि हमें ग्रेजुएशन करना है, कि डॉक्टरेट करना है, कि इंजीनियरिंग करना है, यही तो लाइफ पर्पस होते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है यही तो लाइफ पर्पस होते हैं, बट एक्चुअली लाइफ पर्पस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड दे, वाओ, टू द पॉइंट ये कार्ड है, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कार्ड, वाओ।
9 ऑफ कप्स ट्रेडिशनल टैरो में आपको पता है विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, और ये कार्ड तो यहाँ पर इस टैरो में तो बहुत ही खूबसूरती से के साथ इसको दिखाया गया। आप देख रहे हैं एक लेडी है जो कि जिसके सारे बर्तन भरे हुए हैं, सब में अच्छी अच्छी डिशेस भरी हुई हैं। शायद ये लेडी ने अपने हाथों से बनाया है ये खाना अपनी फैमिली के लिए, और अब वो सर्व करने के लिए रेडी है, और वो खुद अपने क्रिएशन से बहुत हैप्पी लग रही है। वो बहुत सेटिस्फाइड और बहुत हैप्पी और बहुत फुलफिल्ड लग रही है, और जो उसका पैशन आपको दिख रहा है ये खाना बनाने का, इस खाने को रेडी करने का, और अब वो कैसे उस खाने को अपनी फैमिली को सर्व करेगी, और फिर कैसे वो जैसी वो खुश है वैसे ही वो दूसरे खुश चेहरों को देखेगी। आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से इस लेडी के चेहरे पे खुशी झलक रही है अपना मनपसंद खाना बनाने की, और उस खाने का जो रिज़ल्ट आया है, जो उसने मेहनत करी उसका जो रिज़ल्ट सामने आया उसको देखकर, एंड अब वो रिज़ल्ट को वो दूसरे लोगों के सामने पेश करेगी, और तो इसको रिकॉग्निशन मिलने वाला है। और जितना बनाने में उसको मज़ा आया है उतना ही उसको सर्व करने में मज़ा आने वाला है, और उतना ही उसको जो कमेंट्री मिलेगी इस खाने को खाने के बाद में उसका भी वो मज़ा रिसीव करना, वो शी कैन विजुअलाइज है। आप देख रहे हैं इसके चेहरे की चमक, शी कैन विजुअलाइज कि उसके इस खूबसूरत आर्ट वर्क को कितना सराहा जाएगा, और उसने हर एक स्टेप का उसने इस खाना बनाने की प्रोसेस में मज़ा लिया हो ऐसा लग रहा है। उसने शायद जब मेन्यू तैयार किया होगा उसको कितना मज़ा आया होगा कि हो कि वाह मैं ये बनाऊँगी। कभी आप लेडीज़ हैं, आप रिलेट कर सकती हैं, जब हम घर में पार्टी करना चाहते हैं फिर हम मेन्यू डिसाइड करते हैं तो हम पहले से इमेजिन कर लेते हैं कि हमारी ये डिश के ऊपर हमारे मेहमान कैसा रिएक्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद में हम इंग्रेडिएंट्स को बहुत केयरफुली पिक करते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस में, उस खाने को बहुत ही केयरफुली और के साथ हम उसको तैयार करते हैं, और फिर जब वो सारा खाना बन जाता है उसको ब्यूटीफुली डिस्प्ले किया जाता है, और फिर मेहमानों को सर्व करने की खुशी और फिर उनकी तारीफ़ों की खुशी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे होंगे। और बहुत ब्यूटीफुली टैरो ने आपको ये बताया है कि क्या इकिगाई है। यही तो सब इकिगाई है। शुरू से लेके अंत तक आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने में आपको इतना आनंद आ रहा है कि आप और किसी चीज़ की चिंता नहीं कर रहे हैं और किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उसी को करने में आपको बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, और आपको ये भी 100% पता है कि जो आप कर रहे हैं जिसमें आपको मज़ा आ रहा है उसको दूसरे लोग भी सराहेंगे, उसके रिवॉर्ड भी आपको 100% मिलेगा। ये अश्योरेंस जिस काम के अंदर आपको होती है वही इकिगाई है। व्हाट अ परफेक्ट कार्ड फॉर दिस। बाय द वे अगर ये 9 ऑफ कप्स किसी और डेक में निकला होता तो मैं इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, पर बाय गॉड्स ग्रेस मैंने जब रिकॉर्डिंग कर रही थी उससे पहले मैंने रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मैंने ये वाला डेक सेलेक्ट किया, और इस वाले डेक का 9 ऑफ कप्स निकल के आना इज़ लाइक अ वेरी गुड साइन, और बहुत ही क्लियर इंडिकेशन हमको यहाँ पे टैरो ने दिया है कि व्हाट इज़ इकिगाई। और देखिए अगर बॉटम ऑफ द डेक पर मेरी जैसे नज़र गई है तो आप देख सकते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड बहुत जस्ट अपोजिट टू द 9 ऑफ कप्स कार्ड। जब आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते कुछ काम करने का, मतलब ये दिस कार्ड इज द अपोजिट एनर्जी ऑफ 9 ऑफ कप्स कार्ड। इकिगाई क्या नहीं है वो ये रहा, और इकिगाई क्या है वो ये रहा, और इकिगाई क्या नहीं है वो ये रहा। आप किसी काम को करने में आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हैं, परेशान हो रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी ने फंसा दिया है, नहीं चाहते हुए भी करना पड़ रहा है, ड्यूटी है इसलिए करना पड़ रहा है, और कोई चारा नहीं इसलिए करना पड़ रहा है। इस तरह के जो काम आप लाइफ में करते हैं बर्डन समझ के करते हैं, बोझ समझ के करते हैं, सर पे आ पड़ा है इसलिए करते हैं, इस तरह के किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं लाइफ पर्पस नहीं है वो आपका, डेफिनेटली नहीं है। अगर उस काम को करने में आपको खुशी नहीं मिल रही है, जॉय नहीं मिल रहा है, फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड मिलने की संभावना नहीं है, तो डेफिनेटली वो काम आपका लाइफ पर्पस नहीं है। ओके, आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि व्हाट इज इकिगाई। Finding contentment, finding satisfaction, getting satisfaction in life, doing the work in which you get satisfaction, in which you get contentment, जिस काम को करते हुए आपको हैप्पी और फुलफिलिंग फील होता है, जो आपका पैशन भी है, जो आपकी हॉबी भी है, जो आपको एम्पावरमेंट देता है, जो लाइफ में और दूसरों लोगों की लाइफ में आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, और उस वैल्यू को पाकर आपको अंदर से बहुत आनंद आता है, वो सारा जो वर्क होता है दैट इज़, और वो अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज़ योर लाइफ पर्पस, दैट इज़ योर इकिगाई। इसके अपोजिट जो कुछ भी है दैट इज़ नॉट योर इकिगाई। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, आर यू लिविंग योर इकिगाई, आर यू डूइंग योर आर यू लिविंग योर लाइफ पर्पस और नॉट। अगर आप अपने लाइफ पर्पस को लिव कर रहे हैं तो
ऐसी एनर्जी आपके अंदर से आ रही है क्या? ऐसा मस्ती मज़ा आपको अपने काम के अंदर आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप अपनी इकिगाई को अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं, और आपने अगर पकड़ लिया है तो भी आपने अभी तक उस पर वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है। इकिगाई इज ऑल अबाउट, नॉट ओनली अबाउट द रिवॉर्ड्स, अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द इमोशनल सेटिस्फैक्शन। इट इज़ द pleasure of getting the abundance by doing the work in which you get फुलफिलमेंट। एक ऐसा काम करना जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, और करने के बाद उसके रिजल्ट से आपको ढेर सारा अबंडेंस मिलता है, बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारा एक्नॉलेजमेंट मिलता है। दैट इज योर लाइफ पर्पस, दैट इज योर लाइफ पर्पस। ओके, दैट इज योर इकिगाई। और बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की बहुत मेहरबानी, बहुत कृपा से मैंने हमेशा अपनी लाइफ में अपनी इकिगाई को ही जिया है। जब मैं एक स्टूडेंट थी, अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से नहीं पढ़ा करती थी, या किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ा करती थी। इन मेरे ब्लड में था कि मुझे पढ़ना है, अच्छा नॉलेज गेन करना है, और मुझे नॉलेज गेन करना, मुझे इतना मज़ा आता था कि मेरे कितने नंबर आए या मेरा कितना रैंक बना, मैं इसकी परवाह किए बिना पढ़ाई करती थी। और उसके बाद में जैसे मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, मुझे डांस में इंटरेस्ट था, तो मैं फुली पार्टिसिपेट किया करती थी और बहुत इन्जॉय किया करती थी। अपनी स्टूडेंट लाइफ को मैंने बहुत इन्जॉय किया। जब मैं हायर स्टडीज़ में थी तब भी मैं ऑब्वियसली मैं बहुत हायर स्टडीज़ करना चाहती थी। मैंने अपनी हायर स्टडीज़ को थॉरोली इन्जॉय किया। मेरी PhD करने में मुझे सॉरी मैं अगर थोड़ा पर्सनल हो रही हूँ, बट यस, ये जो एनर्जी है ना, इसने मुझे एकदम से मेरे को एनर्जाइज कर दिया, बिकॉज आई फील द सेम। जब मैं PhD कर रही थी, लोग PhD करने को कितना बोझ समझते हैं, लाइक दिस, है ना, कि रिव्यू करना पड़ेगा, थीसिस ये लिखना वो लिखना, वट एवर एक्सपेरिमेंट। मुझे तो बहुत मज़ा आता था। मेरी PhD मैंने ख़त्म करी 6 सालों में जाके, इसलिए क्योंकि मेरा सर्विस भी थी साथ में, तो मैं फुल टाइम सर्विस के साथ अपनी PhD कर रही थी, और मैं अपनी वर्क को जस्टिस देना चाहती थी। तो मैं एक्सपेरिमेंट लगाने में, रिव्यूज़ करने में, पेपर्स लिखने में मैंने पूरा डेडिकेशन शो किया, और मुझे बहुत मज़ा आया उस काम को करने में। मैंने बहुत अच्छे से PhD करी है, आई एम सो सेटिस्फाई कि मैंने जब भी जो भी काम किया इंजॉय करते हुए किया, अपने लाइफ पर्पस को जी रही हूँ यही समझ के किया। जब मैं लेक्चरर थी, बच्चों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में उनको पढ़ाते हुए मुझे बहुत मज़ा आता था। ऐसा लगता था कि मेरे अंदर जो भी नॉलेज है मैं इनके दिमागों में उंडेल दूँ, मुझे जो पता है मैं इनको सब बता दूँ। और बच्चे मेरे बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हुआ करते थे। अभी भी मेरे चैनल पर आप लोग मेरे फ़ैन हैं, मुझे पता है, क्योंकि मुझे ये काम करने में मज़ा आ रहा है। और जब मेरे को ऐसा लगा कि अब मुझे इससे बड़ा काम करना है, ज़्यादा बड़ी संख्या में पहुंचना है, मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि मैं बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ इस काम को करते हुए। और मैं सिर्फ एक इसलिए नहीं कि मुझे सिर्फ रोज़ कुछ रीडिंग देनी है, रोज़ कुछ अपलोड करना है ताकि मेरे व्यूज़ आए, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, इसके लिए नहीं। मेरे अंदर से इंस्पिरेशन आती है कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, मुझे आपसे कुछ शेयर करना है, तब मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, ये भी मनी इज़ नॉट द प्राइम कॉज कि मैं ये सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है। मुझे एरोमा के साथ खेलने में मज़ा आता है, मुझे क्रिस्टल्स के साथ खेलने में मज़ा आता है, मुझे खूबसूरती के साथ में एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है। और इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं खुद इनके बारे में इतनी उत्साहित होती हूँ जब मैं आपको बताती हूँ। तो आई थिंक कि इस लंबे डिस्कशन के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द इकिगाई। और पता कीजिए कि ऐसी खूबसूरत, ऐसी मस्त वाली एनर्जी आपको किस काम में मिलती है, बस वही आपका इकिगाई है, आपको उसी को परस्यू करना चाहिए। ओके, और अब हम पता लगाते हैं कि इकिगाई, अगर हम इकिगाई या सोल पर्पस की बात करते हैं तो उसको परस्यू कैसे करें, उस पर वर्क कैसे करें, उसको कैसे अपनी लाइफ में लाएं, कैसे अपनी लाइफ में जिएं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग टू लिव योर इकिगाई। अपने पैशन को जीने का तरीका क्या होता है, लेट्स चेक। अगर आपको पता चल गया कि आपकी ये इकिगाई है, ये आपका लाइफ है, अब क्या करें उसके बाद? नेक्स्ट व्हाट? वाओ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही एकदम अप्रोप्रिएट आंसर आया। देखो आप इसके अंदर की ये जो बंदा है, ये कैसा बिल्कुल लगा पड़ा है किसी काम को करने में, शायद ये चट्टान तोड़ने में लगा हुआ है। बट चट्टान तोड़ने जैसा हार्ड काम है, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए भी हो सकता है चट्टान तोड़ने जैसा छोटा काम है। लेकिन आपकी इकिगाई कभी छोटी नहीं होती। आप ना कभी कंपेयर ना करें। पहली बात तो काम करते बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, कोई IAS ऑफिसर बन रहा है, कोई एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं, IITians हैं, और मुझे तो पेंटिंग करना पसंद है, मुझे तो डांस करना पसंद है, मुझे तो सिलाई करना पसंद है।
और इस वजह से आप अपनी इकिगाई को ना जी रहे हो कि यार ये इतना छोटा काम है, मैं दुनिया को क्या बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो कभी भी अपने मन में ये फील ना करें अपनी इकिगाई को जीते समय कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये बहुत छोटा काम है, लोग इस पे हंसेंगे, या फिर ये कि वो बहुत कठिन काम है, चट्टान तोड़ने जैसा काम आप देख रहे हैं कि ये इंसान कर रहा है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और कोई भी काम बहुत कठिन नहीं होता। अगर आप उस काम को करने में आपको पर्पस फील होता है, आपको मज़ा आता है, बस वो आपका इकिगाई है। बिल्कुल परवाह मत कीजिए कि लोग इसके बारे में क्या इमेज है, लोगों की इस काम के बारे में क्या इमेज है, या ये काम को अचीव करना या इस गोल को अचीव करना कितना मुश्किल है। इफ़ इट इज़ गिविंग यू जॉय, जस्ट डू इट। और 100% एफर्ट, देखो आप यहाँ देखो कितना एफर्ट लगा रहा है ये बंदा, तो बिल्कुल 100% एफर्ट के साथ बिल्कुल लग जाइए, ईगरली उस चीज़ के लिए आप लग जाइए कि बस यही मेरा इकिगाई, और लोगों की परवाह आप बिल्कुल भी मत कीजिए। जैसे जब मैंने टैरो रीडिंग का काम स्टार्ट किया था ना, आई हैड दैट वॉइसेस इन माय माइंड कि लोग क्या बोलेंगे, कि लेक्चररशिप छोड़ के टैरो कार्ड रीडिंग करने लग गई, ये क्या क्रिस्टल्स बेचने लग गई, और ये क्या कैंडल बनाने लग गई। हाँ, कहते होंगे लोग, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे मज़ा आता है और मैं करूँगी। और बस मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं जो कर रही हूँ इस वक्त, मैं उसमें कैसे बेस्ट हो सकती हूँ। अगर मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ तो मैं कैसे बेस्ट टैरो कार्ड रीडिंग दे सकती हूँ। अगर मैं कैंडल मेकर हूँ तो मैं कैसे बेस्ट कैंडल्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, कैसे बेस्ट एरोमा प्रोवाइड कर सकती हूँ। बस यही मेरा काम है कि लोग क्या सोचेंगे, इस पर आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, पेज ऑफ स्वॉर्ड जो कार्ड होता है ना, स्टूडेंटशिप का कार्ड होता है, स्किल सीखने का कार्ड होता है। तो जो चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है ना, उसमें जब तक आप परफेक्ट नहीं होगे तब तक आपको उस काम को पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको उसमें आपको प्रशंसा नहीं मिल पाएगी। आपको अच्छा तो लगता है लेकिन आप उसमें अच्छे नहीं हो। जो काम आपको अच्छा लगता है उसमें आपको अच्छा होना भी ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर स्किल जो भी है, जैसे अब मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ तो मैंने सिर्फ टैरो कार्ड की हॉबी नहीं, हॉबी तो थी पहले से, लेकिन उस हॉबी को मैंने उसको तराशा, उसको उस लेवल पे लेके गई कि वो प्रोफेशन बना सकूँ मैं उसको। तो जो आपका लाइफ पर्पज़ है उसको आप उसमें आप इतने स्किलफुल हो जाइए कि आप उसको एज ए प्रोफेशन दुनिया में सामने लेकर आ सके और आपके उस प्रोफेशन से दुनिया को हेल्प हो सके। आपको तो मज़ा आ ही रहा है करने में, लेकिन अगर दुनिया को मज़ा नहीं आ रहा, अगर आप दूसरों का भला नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज़ नॉट योर इकिगाई। तो आपके काम के करने में, जिस काम को करने में आपको मज़ा आ रहा है, उसमें दुनिया को कुछ बेहतरीन करके आप दे सको, दैट इज इकिगाई। अब आप देखते हैं पत्थरों से मूर्तियां तराशी जाती है और उन मूर्तियों को भगवान बना के लोग पूजते हैं। क्यों पूछते हैं? अगर पत्थर को तो कोई नहीं पूछता, लेकिन उस मूर्ति को सब पूछते हैं, कारण कि स्किल ऑफ दैट कलाकार, उस आर्टिस्ट ने जो स्किलफुली उस मूर्ति को तराशा, उस वजह से वो पत्थर भी भगवान बन जाता है। तो अगर आपकी जो इकिगाई है उसमें आप इतने पावरफुल, इतने स्किलफुल हो जाओ कि जो आप कर रहे हो वो इतना खूबसूरती से बाहर निकल कर आए कि दुनिया को प्रणाम करना ही पड़े, दुनिया को झुक के सलाम करना ही पड़े। दैट इज इकिगाई। वाओ, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एनर्जेटिक रीडिंग निकल कर आई है। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है इस रीडिंग को करते हुए। आई होप और आप भी इस रीडिंग को पूरा ज़रूर से देखिएगा, आपको भी शायद इसमें से कुछ मोटिवेशन मिलेगा। और इकिगाई का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ में आपको, जैसे आप लग गए उसके अंदर, तो अब उसके दूसरे वहाँ पर और दूसरा आप वहाँ क्या कर सकते हैं, मतलब व्हाट बेस्ट यू कैन गिव। तो नया नया लर्न करते रहिए, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए, उस एरिया की नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहिए और अपने इंटरेस्ट का पता लगाइए कि इसके अलावा इसके से जुड़े हुए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। मैं अपने से ही आपको एग्जाम्पल से बता सकती हूँ, इसलिए मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैं अपनी यहाँ कोई बढ़ाई या प्रशंसा नहीं कर रही हूँ। जैसे मैंने टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करी तो मुझे पता चला कि जब आप टैरो कार्ड रीडिंग में देखते हो, आपको ब्लॉकेजेस नजर आते हैं, आपको लोगों की रूट कॉजेस पता चलते, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है स्पिरिचुअल हीलिंग। तो मैंने स्पिरिचुअल हीलिंग पर मास्टरी किया। फिर मुझे पता चला कि स्पिरिचुअल हीलिंग में एरोमास का बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है, तो मैंने एरोमा थेरेपी को सीखा। जब मुझे पता चला कि स्पिरिचुअल हीलिंग में क्रिस्टल्स का यूज बहुत अच्छे से किया जा सकता है, तो मैंने बाद में इस प्रोफेशन में आने के बाद में मैंने क्रिस्टल हीलिंग को सीखा। तो आप स्टेप बाय स्टेप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहिए, ताकि आप जो कर रहे हैं उसमें आप बेस्ट हो जाएं, उसमें आपका कोई कॉम्पिटिटर बाकी ना रहे। ठीक है, तो आपको दूसरे लोगों के कंपटीशन में नहीं जाना है कि पूरी दुनिया डॉक्टर बननी है तो मुझे भी बनना है, पूरी दुनिया IITian बन रही है तो मुझे भी बनना है। आप जो कर रहे हो उसमें आप वन एंड ओनली और बेस्ट हो जाओ कि लोग आपको फॉलो करने लगे। अब कि बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स
अगर आप इतने अच्छे टैरो कार्ड रीडर हो कि लोगों को लगे हाँ ये बेस्ट काम है, मुझे यही काम करना है, तो किसी और को देखकर आपको नहीं करना, बल्कि आपको अपने काम में इतना बेस्ट हो जाना है कि लोग आपको फॉलो करने लगे। यू सेट पाथ फॉर अदर पीपल्स टू फॉलो, दैट इज द इकिगाई। वो होता है अपनी इकिगाई को जीना। वाह, बहुत मज़ा आया मुझे ये काम करने में, आप लोगों के लिए आज की रीडिंग करने में बड़ा मज़ा आया। एंड यस, अब अगला मेरा क्वेश्चन है कि कैसे पहचाने कि मेरी इकिगाई क्या है, या मेरी स्किल्स क्या है, या मेरा टैलेंट क्या है, कैसे पहचाने हम इस चीज़ को। तो मैंने कुछ और कार्ड्स भी निकाल रखे हैं, ये कार्ड है यहाँ। यस, कैसे पहचाने कि क्या है मेरी इकिगाई, क्या है मेरा स्ट्रेंथ, क्या है मेरी स्किल्स, किस कैरियर में मुझे जाना चाहिए। देखिए, एम्परर, आपको पता है एम्परर कौन होता है? जो अपनी काम को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, जो राज करना जानता है, जो लीडर है। तो आप जिस काम में बेहतरीन है, जिसको आप अच्छी से लीड कर सकते हैं, जिसमें आप के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, जहाँ मतलब आपको किसी को फॉलो नहीं करना, आपके अपने माइंड से, अपने आइडिया से, अपने ओरिजिनल आइडिया से आप काम कर सके, दैट इज योर इकिगाई। मतलब वो आपके अंदर एक बॉर्न स्किल होती है। जैसे जो सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, आपको पता था कि वो बाय बर्थ राजा होते थे। अगर वो राजकुमार पैदा हो गया तो मतलब उसमें राजा की क्वालिटीज होंगी ही। ऑब्वियसली उसके पास जन्म के संस्कार होते हैं, आपके पास जन्मों के संस्कार की वजह से ही आपको किसी स्पेसिफिक जगह पर जन्म मिलता है। तो एक लोग जो कहते हैं ना कि ये नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं, देखिए और आपने ओम शांति ओम भी पिक्चर शायद देखी होगी, सभी ने देखी होगी। नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म किसी इंसान को, अगर वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, अगर वो किसी कपूर फैमिली में पैदा हुआ और इसलिए वो बॉर्न एक्ट्रेस बनने का, उसको मतलब एक्टर बनने का अधिकार लेकर पैदा हुआ, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका पास्ट लाइफ का संस्कार होगा, उसके अंदर वो इनबिल्ट क्वालिटीज होंगी जिसकी वजह से उसकी सोल ने उस फैमिली में पैदा होना एक्सेप्ट किया या पैदा होना चूज किया। तो पैदाइशी जो राजा होते हैं ना, वो भी आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो पैदाइशी राजा कैसे हो गया, या इसको तो सब कुछ मिल गया, हमें तो सब चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता। भाई उसको सब कुछ क्यों मिल गया, आपको स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? नहीं, आप भी किसी न किसी फील्ड में ज़रूर राजा होगे। आप दूसरे लोगों को मत देखो कि वो किस फील्ड में जा रहे हैं, आप उस फील्ड को चूज करो जिसमें आप बॉर्न टैलेंटेड हो, जिसमें आप संस्कार लेकर पैदा हुए, जिस चीज़ के आप संस्कार लेकर पैदा हुए, जिस चीज़ में आप बॉर्न टैलेंटेड हो, जिस चीज़ में आप बॉर्न लीडर हो, उस चीज़ को अगर आप निखारोगे, उस स्किल को अगर आप निखारोगे तो आप अपनी इकिगाई को बहुत जल्दी पालोगे। जैसे कि देखो पहले के समय में जो ये जाति व्यवस्था होती थी ना, वर्ण व्यवस्था, बड़ी सटीक व्यवस्था होती थी। देखिए, अगर कोई कुम्हार का काम करता है तो उसके घर में जो भी बच्चे पैदा होते थे, बाय बर्थ वो कुम्हार का काम करेंगे, ऐसा ऑब्वियस था। तो कुम्हार के बच्चे मिट्टी के घड़े बना रहे हैं, तो उसमें क्योंकि उनको बाय बर्थ वो स्किल, क्योंकि वो उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो एक तो पहले उन्होंने उस कुम्हार जाति में पैदा होना चुना, उन्होंने उस फादर के संतान होना चुना जो ऑलरेडी कुम्हार का काम कर रहा है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हमेशा होते हैं, अपवाद की हम बात नहीं करें, पर इन जनरल अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए हो तो बाय बर्थ ये पक्का है कि आपके अंदर जरूर से आर्टिस्टिक, मिट्टी को घड़ने के गुण आपके अंदर जरूर से होंगे। ये आपकी सोल को एक नेचुरल क्रेविंग होगी कि मुझे ये काम करना पसंद है, और इसलिए आपने उस घर में पैदा होना चुना। और उसके बाद में वहाँ पर बचपन से आपको ऐसा ही एनवायरनमेंट मिलता है, आप इसी तरह से आपकी अपब्रिंगिंग होती है कि आपका जो नेचुरल बर्थ टैलेंट है वो और अधिक निखर कर सामने आता है। इसीलिए जो वर्ण व्यवस्था होती है, जैसे सुनार के बच्चे होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे आप प्रतापगढ़ की थेवा कला देख लो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही बच्चों को देते हैं, कहीं और बाहर नहीं सिखाते। बहुत सारी ऐसी कलाएँ होती है जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी ही फैमिली में आगे से आगे उसको प्रमोट करना पसंद करते हैं। उसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि अगर किसी सोल ने किसी पर्टिकुलर ग्रुप में पैदा होना चूज किया है तो मोस्ट पॉसिबली उसके अंदर वो कला, पहले से उसके अंदर वो कला रही होगी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जैसा मैंने कहा। तो ये कोई सेट रूल नहीं है, ये जनरल रूल की मैं बात कर रही हूँ। तो आपके अंदर भी आप पता कीजिए कि बाय बर्थ कौन सा नेचुरल टैलेंट है। नेचुरली आप अगर गाने में अच्छे हैं, नेचुरली आप डांस में अच्छे हैं, नेचुरली आप पेंटिंग में अच्छे हैं, नेचुरली आप सिलाई बुनाई में अच्छे हैं, नेचुरली आप कुकिंग में अच्छे हैं, किसमें आपका बॉर्न टैलेंट है वो ही आप स्किल को आप और संवारने की कोशिश कीजिए, तो आपको अपनी इकिगाई जल्दी मिल जाएगी। ओके, एंड देन वी हैव, मैंने क्वेश्चन पूछा टैरो से, यस, कि माय क्वेश्चन वाज कि अपनी इकिगाई को ढूंढने में, अपने लाइफ पर्पस को जीने में क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड।
ओके अपनी ऑब्स्टिकल्स, अपनी पोटेंशियल को जीने में क्या चैलेंजेस आते हैं और उनसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है। ऑब्वियसली 5 ऑफ स्वॉर्ड, अपनी इकिगाई को जीने में आपको क्या प्रॉब्लम आता है? डिस्ट्रैक्शन। यस, डिस्ट्रैक्शन। इस कार्ड का मतलब है डिस्ट्रैक्शन। इस कार्ड में आप देख रहे हो कि जो द्वंद्व युद्ध हो रहा है बुरी तरीके से, इसमें पांडव हारे हैं और द्रौपदी, मतलब सब कुछ उन्होंने अपना खो दिया है, एवरीथिंग, देयर वेल्थ, देयर, उनका इज्जत, उनका धन, सब कुछ चला गया। इकिगाई इंसानों को नहीं मिलती। इकिगाई के लिए आते हैं हम, लाइफ पर्पस लेकर आते हैं, फिर क्या हो जाता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या हम उसको नहीं पा सकते। बहुत ही ऑब्वियस वजह। आप जरा कौरव और पांडवों की सिचुएशन पर गौर कीजिए। पांडवों को एक मौका मिला था अपना साम्राज्य बनाने का, उन्होंने बहुत अच्छे से अपना इंद्रप्रस्थ, ओके, तो इंद्रप्रस्थ उन्होंने बना दिया था, बहुत अच्छे से वेल सेटल हो चुके थे वहां पे, लेकिन फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, फिर उसके बाद गलत कामों में गिर गए, द्यूत में पड़ गए कि लोग क्या कहेंगे कि मैंने द्यूत क्रीड़ा को मना कर दिया। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब आप अपने लाइफ पर्पस को जी रहे होंगे, आप ठीक जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लोग आपको लुभाएंगे या लालच देंगे, तो आपको क्या करना है? आपको अपने इकिगाई से भटकना नहीं है। पांडवों ने क्या किया? वो अपनी इकिगाई से भटक गए। जो उनका धर्म क्षेत्र का स्थापन करना था, एक अच्छी राज्य का स्थापना करनी थी, लेकिन अगेन क्या हुआ? वो बुराई के चंगुल में किसी न किसी तरीके से फंस गए। तो जो मुझे इस कार्ड से जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप अपने इकिगाई को क्यों नहीं पा सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी इकिगाई तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो उनकी प्रोग्रेस में बाधा बन जाते हैं, और वो कुछ और आए थे लेकिन करने कुछ और लग जाते हैं, अपने पर्पस को ही भूल जाते हैं। और आज के ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ी, आलस की प्रवृत्ति जो लोगों में आ रही है, लैक ऑफ फोकस, यही पता नहीं क्या करने आए थे, अपने आप के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, नेगेटिविटी में जाना, नेगेटिव कंपनी, गलत लोगों की कंपनी, इश्यूज भी आ जाते हैं बहुत सारे। ये कुछ नेचुरल चीज़ें भी हो सकती है, जैसे फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स हैं, या धन ही नहीं है जो करना चाह रहे हैं उसके लिए, धन ही नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो लेकिन उन पर भी काम किया जा सकता है। अगर आप, दैट मीन्स यू हैव दैट कार्मिक इशू, आप अपनी इकिगाई तक नहीं पहुंच पा रहे तो कोई कार्मिक ऑब्स्टेकल है आपको, तो उसको ऑब्स्टेकल को हील करने की कोशिश कीजिए, अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज करने की कोशिश कीजिए, अपने हेल्थ को ठीक करने की कोशिश कीजिए, अपने फाइनेंसेस को ठीक करने की कोशिश कीजिए। और जब एक बार आपकी हेल्थ और फाइनेंसेस ठीक हो जाएं और आपके कार्मिक इश्यूज ठीक हो जाएं, तो फिर आप अपनी इकिगाई पर वर्क कीजिए, फिर से अपने आप को उस पाथ पर डाल दीजिए जहाँ पर कि आपको कुछ लाइफ, आपका पर्पस है लाइफ को जीने का, राइट। तो डिस्ट्रैक्शन मत, अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में मत डालिए, लोगों के कहने में मत आइए, लोगों की बातों में मत आइए, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है अपनी इकिगाई को जीने में, उनको स्टेप बाय स्टेप पूरा करने की कोशिश कीजिए, तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ पर्पस को आप पा सकेंगे, राइट। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन किया है कि मुझे कैसे गाइडेंस मिले, मैं किसकी गाइडेंस लूँ और देखिए द हायरोफेंट कार्ड है हमारे पास में। दिस इज़ लाइक एन अमेजिंग रीडिंग। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही नहीं, पूरा यूनिवर्स आपको ये रीडिंग भेजना चाह रहा है। एक के बाद एक देखिए, आप ये प्रहलाद का कार्ड है। प्रहलाद के पास क्या था, मैं कैसे करूं, क्या मतलब है, आपको करना है तो आपको करना है, उसके लिए आप कहीं से भी मोटिवेशन ले। प्रहलाद ने जो अपना धनुर्विद्या सीखने का, उनका जो इकिगाई था, उनका जो पर्पस था, उसके लिए उन्होंने मिट्टी की मूर्ति बना के इंस्पिरेशन ले लिया। तो आप, मोटिवेशन की कमी है, इंस्पिरेशन की कमी नहीं है, आपके अंदर विल पावर की कमी है। अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप कुछ भी पा सकते हो, और अगर आपके अंदर विल पावर है तो आपको मिट्टी से भी गाइडेंस मिल जाएगा। मतलब अगर आप चाहेंगे कि आपको कुछ पाना है, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी तो आपको दुनिया की हर चीज से गाइडेंस मिल सकता है। और आपको जहाँ जहाँ से भी सही गाइडेंस मिले, जहाँ जहाँ से भी, गुरु, हायरोफेंट गुरु का भी कार्ड होता है, तो हायरोफेंट आप अपने गुरु से, कोई किसी गुरु को बनाइए। अगर आप डायरेक्ट गुरु नहीं बना सकते तो इनडायरेक्ट गुरु बनाइए, जैसे कि प्रहलाद ने किया। डायरेक्टली अगर नहीं उनके सानिध्य में सीख सके तो इनडायरेक्टली उनके सानिध्य में सीखा। भी मुझे ऐसा लगता है कि दूर से, गुरुकुल में दूर से खड़े होकर उन्होंने सीखा होगा। तो आप ऑफलाइन कोचिंग, यानी डायरेक्ट कोचिंग नहीं ले सकते, तो आप ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, आप ऑनलाइन चीज़ों को सर्च कीजिए। आजकल तो बहुत सुविधा है कि आप जिस चीज़ को सीखना चाहते हैं वो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो आप सोर्स पता कीजिए कि नॉलेज, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसका सोर्स कहाँ है, उसकी नॉलेज कहाँ है, और उस
प्रॉपर गाइडेंस, दिस इज द प्रॉपर गाइडेंस, गुरु इज लाइक अ प्रॉपर गाइडेंस। एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर में आप अपनी स्किल्स को निखारिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और उसके बाद में जो आपकी नेचुरल क्वालिटीज़ है उनको निखारने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप अपने इकिगाई को पा लेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर हाउ दिस इकिगाई विल चेंज योर लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ पर्पस को जियोगे, आप अपनी इकिगाई को जियोगे तो जिंदगी कैसे चेंज हो सकती है। द वर्ल्ड कार्ड, ओ द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। जब आप अपनी इकिगाई को जीते हो तो दुनिया की तमाम अवसर आपके लिए खुले होते हैं। पूरी दुनिया में आपका नाम का डंका बज सकता है, पूरी दुनिया में आपको पहचाना जा सकता है। विश्व कार्ड है यहाँ पे, जैसे कि गुंजन विश्वकर्मा क्योंकि मुझे ये दिमाग में था कि मुझे कुछ बहुत सारे लोगों तक पहुँचना, मुझे अपनी बात पूरी दुनिया में पहुँचानी है। मेरे नाम के पीछे ही विश्वकर्मा लगा हुआ है, जो शायद इसीलिए लगा हुआ है कि मुझे विश्वकर्मा, विश्व को बनाने वाले विश्वकर्मा की हम संतान है। देखिए मैंने आपसे भी कहा था ना, बॉर्न लीडर, वी आर विश्वकर्मास, वी आर बॉर्न लीडर्स। दुनिया में रीस्ट्रक्चर करने में, रीफॉर्म करने में विश्वकर्मा भगवान का बहुत बड़ा हाथ है। जब भी कुछ नया बिल्डअप करना होता है, विश्वकर्मा भगवान को सबसे पहले बुलाया जाता है। तो जब अब ये नई दुनिया बन रही है तो विश्वकर्मा ही तो आगे आएंगे, और कौन आगे आएगा। तो उसी तरह आप भी विश्वकर्मा हो सकते हैं। हम सभी विश्वकर्मा की संतान है, सिर्फ मैं नहीं क्योंकि मेरा सरनेम विश्वकर्मा है। आप भी विश्वकर्मा की संतान है, आप भी विष्णु भगवान की संतान है, आप भी विश्वरूप की संतान है। तो अगर आप अपनी इकिगाई को जीने लग जाएंगे तो आप भी विश्वकर्मा बन सकते हैं, आप भी विष्णु भगवान बन सकते हैं। आप वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं जो ईश्वर क्रिएट करता है। जैसे विश्वकर्मा नथिंग में से सोने का महल खड़ा कर देते हैं, विष्णु भगवान नथिंग में से यूनिवर्स तैयार कर देते हैं। आप भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर वो विल पावर है, अगर आपके अंदर वो स्किल है, तो आप भी जीरो में से हीरो बन के उभर सकते हैं, निकल सकते हैं, निखर सकते हैं। और इस तरीके से आप न सिर्फ अपने जीने का पर्पस फुलफिल करेंगे, बल्कि आप दुनिया के लिए एक बहुत बड़े एसेट हो जाएंगे। दुनिया कहेगी कि आपके बिना हमारा काम नहीं चलता। तो जब आप अपनी इकिगाई को जीते हैं तो इतनी खूबसूरत आप न सिर्फ अपनी लाइफ को बना सकते हैं, बल्कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं जब आप अपनी इकिगाई जीने लगते हैं। और आप अपनी इकिगाई को कैसे जिएंगे? वन थिंग, अपनी स्किल को पहचानिए जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं। सेकेंडली, उस स्किल में अपने आप को और बढ़िया कीजिए, बेहतरीन कीजिए। विल पावर को बना के रखिए, डिस्ट्रैक्शन मत रखिए। अच्छे उद्देश्य को लेकर दुनिया में काम करना शुरू कीजिए। और अगर आपको कार्मिक इश्यूज हैं, कार्मिक इशू मतलब हेल्थ की प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को परस्यू करने में, उस प्रॉब्लम को कैसे हटाएंगे? स्पिरिचुअल हीलिंग के द्वारा उस ऑब्स्टेकल को हटाइए अपनी लाइफ में से और फिर अपने आप को बैगेज फ्री करके आप काम कीजिए। आई टेल यू, जब मैं लाइफ के ऐसे दोराहे पर खड़ी थी, जब मैं अपने स्विच करना चाहती थी, अपने काम को स्विच करना चाहती थी, मैं एक लेक्चरर से एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहती थी, बीच में पता है क्या आ रहा था? बीच में मेरा कोई बहुत बड़ा कर्मा का बैगेज आ रहा था जो मुझे उसमें स्विच नहीं होने दे रहा था। मैंने 1.5 साल तक इनर वर्क किया, मैंने 1.5 साल तक इंटेंस स्पिरिचुअल हीलिंग का वर्क किया और ऑटोमेटिकली मेरी टाइमलाइन शिफ्ट हो गई और मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। मैं अपने इकिगाई को जीने लग गई। और आज भी जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब कुछ और नया करना है, तो मुझे पता है कि मैं ये नया स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे पता है कि कोई मेरा कार्मिक बैगेज बीच में आता है। मैं अपना स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करती हूँ, इंटेंस अपनी खुद की मैं हीलिंग्स करती हूँ और कुछ ही दिनों में मुझे उस काम को करने का सही तरीका मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी या अवसर मिल जाता है। तो अगर आप कहीं पर हिंड्रेंस है, आपको कहीं ब्लॉकेज आ रहा है, तो स्पिरिचुअल हीलिंग कीजिए। हीलिंग का तरीका मेरे पास है, यू कम टू मी, आप मेरे पास आइए, अपनी टैरो रीडिंग लीजिए, अपना पर्पस जानिए, अपना हीलिंग कीजिए और जिंदगी को भरपूरता के साथ जिए, अपने लाइफ पर्पस के साथ जिए। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।